फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में इद्या किया कि तेलंगाना के दुब्बक हलके के असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत यकीनी हो गई है, क्योंकि अभी टीआरएस से वाबस्ता सी श्रीनिवास रेड्डी ने समझदारी का सबूत देते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, जिनके वालिद साबिका वजीर मुतियम रेड्डी ने उस हलके की आवाम की तरक्की के लिए अनथक कोशिशें की थी और इस तरह से श्रीनिवास रेड्डी का मुस्तकबिल अब रोशन हुआ है। సిద్దిపేట జిల్లాలోని దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల బై ఎలక్షన్ వచ్చిన విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యులు అందరం కూడా ఏకాభిప్రాయంతో అభ్యర్థి పేరు మరి మన గౌరవ అధ్యక్షురాలికి ప్రతిపాదిస్తున్నాం. మా హైకమాండ్ నుంచి క్లియర్ అయిన తర్వాత అది ప్రకటన జరుగుతుందని చెప్పి మనవి చేస్తున్నాం. మీరు అందరూ కూడా దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని గెలిపించడానికి మీరందరూ కృషి చేయాలని చెప్పి మరోసారి మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. కల్వకుంట్ల కుటుంబం ప్రవర్తన, వారి తీరు చూస్తుంటే ఇది వారికి బుద్ధి చెప్పడానికి సరియైన సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎక్కడ ఎన్నడూ చూడని అవినీతి ఈ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఉంది. ఆయన కుటుంబం దోచుకున్న సొమ్ముతో రాజకీయ నాయకులను, రాజకీయ కార్యకర్తలను, ఓటర్లందరికీ మద్యం డబ్బు పంపిణీతో ఎన్నికల ప్రభావితం చేస్తున్న విషయం మనం గమనిస్తున్నాము. మీరు ఎవరిని అడగండి, ఈ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ ఎన్నికైనా సరే, సర్పంచ్ ఎన్నికైనా, ఎంపీటీసీ అయినా, ఎమ్మెల్యే అయినా, ఎంపీ అయినా, బై ఎలక్షన్ అయినా, మరి ఏ ఎలక్షన్ కైనా డబ్బులమయం చేసిన ఘనత కేసీఆర్ గారికి దక్కింది. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఏ పోరాటానికైనా దుబ్బాక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల సమయంలో ఎటువంటి అధికార దుర్వినియోగం జరిగినా, అధికార పార్టీ ఎక్స్ట్రాల్ చేసినా మనం తప్పనిసరిగా ఏ పోరాటానికైనా సిద్ధంగా ఉండాలి. నేను రేపటి నుంచి तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने आज दुब्बक असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाबात पर तबसरा करते हुए बतलाया कि सीएम केसीआर के दानिशमंदाना रवैये से हल्के के साबिका एमएलए आन जहानी एस रामालिंगा रेड्डी की बेवा सुजाता को ये सीट इसलिए दी गई है कि वहां पर आन जहानी की तरह काम किया जा सके और ये सीट टीआरएस के कब्जे में मौजूद रहे। तेलंगाना के मशहूर ज़िले खम्मम से एक बदबख्ताना खबर मिली है कि एक 13 साल नाबालिग घर में काम काज करने वाली लड़की की घर के मालिक के बेटे की जानिब से इस्मत रेजी करने की कोशिश की गई और आखिरकार उसे जला भी दिया गया, जिसे शदीद ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए दवाखाना रुजू करना पड़ा। दवाखाने में लड़की ने अपने माँ बाप को सारा माजरा कह सुनाया, लिहाजा पुलिस अब इस जाविये से तहकीकात से जुड़ गई है। बहरहाल बात मशहूर है कि पैसा बोलता है, बोलता था और शायद बोलता ही रहेगा, लिहाजा ये आया हो गया है कि पैसे वाले को सज़ा मिलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो गई है। तेलंगाना मौट के वजीर केटी रामाराव ने आज इद्या किया है कि निजामाबाद के एमएलसी पोल्स में टीआरएस पार्टी को कतई अक्सरियत हासिल हो जाएगी, जबकि कुछ शैतानी क़ुव्वतें हल्के में पार्टी के साबिका कारनामों को झुटलाने के लिए सारा जोर सर्फ कर रही हैं। साथ ही वहां के लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी इस पार्टी को अक्सरियत हासिल करने का उन्होंने इद्या किया। वैसे पार्टी ने मौजूदा माहौल में के कविता को निजामाबाद से एमएलसी के लिए ठहराया है। निजामाबाद लोकल बॉडीज के रामाराव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आवाम से अपील की है कि वो किसी के भी बहकावे में ना आवे और टीआरएस को वोट दें, वरना सारे मुल्क में अब सिर्फ बहकावों से काम लिया जा रहा है और मुल्क का जीडीपी माइनस में चल रहा है, ये सभी जान गए हैं। भारत में खवातीन पर जुल्म और सितम के सैकड़ों हादसात के चलते अभी साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने SC/SC यानी सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के वुमेंस फोरम के इश्तराक से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में की जाने वाली ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स संघा मित्रास आज एक इजलास में करीब 100 वॉलंटियर्स में तकसीम किए। इस मौके पर बतलाया गया है कि ये वॉलंटियर्स खवातीन पर होने वाले जुल्म और सितम वगैरह पर
नज़र रखते हुए खवातीन और पुलिस के बीच राब्ते का वसीला बनेंगे और वक्त ज़रूरत खवातीन को हादसात से बचाएंगे भी। साइबराबाद सीपी वीसी सज्जनर, जिन्हें SC/SC का चेयरमैन भी बनाया गया है, उन्होंने कहा कि संघमित्रांस के वॉलंटियर्स साइबराबाद के खित्ते में खवातीन और बच्चों पर होने वाले जबर और उनकी पामाली पर नज़र रखेंगे। इस प्रोग्राम में महकमा पुलिस के कई आला अहदेदार और खवातीन ने हिस्सा लिया। रियासत तेलंगाना में हालिया ऑनलाइन मुनक़िद किए जाने वाले MCET के नतायज 2020 आज जारी कर दिए गए, जिनकी ख़ास बात यह देखने में आई कि अब की बार लड़कियों के मुकाबले में लड़कों ने बाजी मार ली और फर्स्ट 5 टॉप रैंकर्स पर कब्जा जमा लिया, जबकि पास होने वाले तुलबा का फीसदी 75.29 निकाला गया है। CM KCR के अहकामात के मुताबिक कोरोना पैंडमिक के चलते बड़ी एहतियात से MCET का इम्तिहान ऑनलाइन तरतीब दिया गया था। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने इस मौके पर बतलाया कि इस इम्तिहान में जुमला 89,734 तुलबा ने कामयाबी हासिल की है और इस तरह से उन्होंने कामयाब होने वालों को बधाई दी। मरकजी वजीर नशर व इशाअत प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक इजलास में बतलाया कि 15 अक्टूबर से सारे मुल्क के सिनेमा हॉल्स को बहाल किया जाने वाला है, जिसमें कोविड-19 वायरस के एहतियाती इक़दामात को सख्ती से बरवकार लाया जाएगा। यानी कि आवाम को एक एक सीट छोड़कर सिनेमा भी नहीं करनी होगी, चाहे मियाँ बीवी ही क्यों ना साथ साथ फिल्म देखने के लिए आए। वाज़ेह रहे कि इन सभी सिनेमा घरों को कोविड-19 के 7 माह तवील लॉकडाउन में बंद करके रखा गया था, अब बहाल किया जाने वाला है। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉक गाइडलाइंस के तहत सिनेमा घरों को बहाल करने की इजाज़त दे दी थी, जबकि अभी भी सारे मुल्क में लाखों कोविड-19 के मरीज रोज़ाना दर्ज किए जा रहे हैं और अलग से मुल्क का GDP माइनस में चल रहा है। मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत की सदारत में आज एपेक्स काउंसिल की जानिब से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें दोनों रियासतें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच गोदावरी और कृष्णा नदियों के पानी के बंटवारे के मुस्बित फैसले अंजाम दिए गए। इस मीटिंग में आंध्र प्रदेश के CM JM रेड्डी और तेलंगाना के CM KCR ने शिरकत करते हुए अपनी अपनी रियासतों के हुकूक के मुताबिक कई फैसले लिए और बड़े ही खुशगवार अंदाज में इस मामले को निपटाया। सबसे पहले मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दोनों प्रदेशों के बीच उठे हुए सारे मुद्दों और विवादों को एक साथ बैठ करके हमने चर्चा की और उनमें से जो कुछ विषय जो आज की बैठक के लिए एजेंडा के लिए रूप में तय किए गए थे, उन सब को एक साथ बातचीत के माध्यम से सुलझाने और एक निष्कर्ष बिंदु तक पहुंचने में हमको सफलता मिली है। APRA एक्ट 2014 के अनुसार AP एपेक्स काउंसिल इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने और निर्णय करने की अधिकारिणी है। गोदावरी और कृष्णा प्रबंधन बोर्ड पर दोनों राज्यों के अधिकार क्षेत्र का फैसला करना, ये पहला विषय था जिस पर आज चर्चा हुई थी, फर्स्ट एजेंडा आइटम था। और 6 साल बाद में भी, क्योंकि उनके बन जाने के बाद में भी उनके अधिकार क्षेत्र को नोटिफाई नहीं किया गया था, हमने दोनों जो है इस पहले एजेंडा पर आज डिटेल में डेलिब्रेशन किया, डिस्कशन किया है। उसके बाद में जो दूसरा एजेंडा था, मैं सारे डिसीजन पे बात करूंगा। एक बार मैं अपनी बात कर दूं, उसके बाद आपकी बात करूंगा। डोंट बीच में मत बोलें। मुझे पता है आप लोगों की चिंता थोड़ा ज्यादा है तेलुगु मीडिया की। कृष्णा और गोदावरी नदियों पर दोनों राज्यों द्वारा क्रमशः नई परियोजनाओं की DPR प्रस्तुत करना, क्योंकि एज पर एक्ट DPRs आर टू बी सबमिटेड, जो है पहले DPRs को कृष्णा और गोदावरी रेस्पेक्टिव बोर्ड को सबमिट करना चाहिए। तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के करीमनगर से हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी जीत हासिल करने वाले बीजेपी के MP बंडी संजय, जिनके जहरीले बयानात ने उन्हें रियासती बीजेपी का चीफ भी बना दिया है, आज अपने एक बयान में CM KCR पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि दिल्ली की एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में CM KCR ने शरीक होकर आंध्र प्रदेश के CM JMR की पेश करदा रिपोर्ट को सीधे सीधे कबूल कर लिया है, जिसके मुताबिक कृष्णा का पानी अब तेलंगाना को 299 TMC सरबराह होगा, जबकि उसे 575 TMC होना चाहिए था। लिहाजा उन्होंने तेलंगाना की आवाम का कोई ख्याल नहीं रखा है, न सिर्फ दोनों रियासतों के आवाम को धोखा देने की कोशिश की है, बल्कि बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये एक ड्रामा है, इसलिए किया गया है कि इन्हें रियासत के कॉन्ट्रैक्टर्स को ऊंचा उठाना है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राष्ट्र शाखा
మొదటి నుంచి కూడా అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రులు శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారికి గత ఆగస్టులోనే లేఖ రాసిన సందర్భంలో అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర బిజీ ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడు సచివాలయానికి వెళ్ళి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, సామాన్య ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి మన కేసీఆర్ గారి యొక్క బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల ఆ రోజు వాయిదా పడడం జరిగింది. మళ్ళా తిరిగి ఈ రోజు అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం జరిగింది. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం జరగకుండా ఉన్న సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ ఆలోచన మేరకు, ఒక విజ్ఞప్తి మేరకు ఈరోజు అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడము, ఆ అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఎంత బిజీ ఉన్నప్పుడు కూడా, చాలా బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పుడు కూడా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పాల్గొనడము, దానికి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, బిజీ ముఖ్యమంత్రి, ఫామ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి గారికి. మళ్ళీ ఇవాళ కొత్త జిమ్మికి చేసి మళ్ళీ బైకెట్ చేస్తాడు, ఏం చేస్తాడు అనుకున్నాం. ఇవాళ ఏం చేయాలి, ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు బాబు, ఏం లేదు కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు. నిజంగా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని చూసి, చేవదర్శన ముఖ్యమంత్రిని చూసి, పౌరుషం, తెలంగాణ పౌరుషం లేని ముఖ్యమంత్రిని చూసి నిజంగా తెలంగాణ ప్రజలందరూ సిగ్గుతో తల వంచుకుంటున్నారు. నిర్ధారణగా తొడగొట్టిన ముఖ్యమంత్రి అంటే పిల్లకి వచ్చి ఇట్లా పడండి, పోయి ఫామ్ హౌస్ పోయింది. ఇక నిన్న మొన్నటి దాకా మేకపోతే గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఇవాళ ఏం మాట్లాడకుండా 7వ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఇవాళ తెలంగాణ పౌరుషం, ఇవాళ ఉద్యమకారులు కదా నువ్వు 7వ भारतीय कांग्रेस के नौजवान लीडर राहुल गांधी ने आज पटियाला के सर्किट हाउस में मीडिया को मुखातिब करते हुए बीजेपी गवर्नमेंट को जबरदस्त अंदाज में आड़े हाथों लिया और बतलाया कि खेती बचाओ यात्रा आवाम और किसान दोनों की भलाई के लिए उन्होंने निकाला है और वो आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। धन्यवाद रणदीप जी, अमरिंदर सिंह जी, झाकड़ जी, प्रणीत कौर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेता हरीश रावत जी, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। जैसे आप जानते हैं, हमारी ये यात्रा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाया, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की, और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे। इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर एमएसपी जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा, तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इसके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अब आप सवाल पूछिए। If you raise hands, I'll go one by one. We'll go with you, Anand ji. Just wait for the mic. You raise hands, I'll note down, and then we'll do it in an orderly fashion. Rahul ji, you are on the खेती बचाओ मिशन, but before this आप बेटी बचाओ मिशन में थे, हाथरस जा रहे थे। हमारे सामने हमने देखा था पुलिस ने कैसे आपको धक्का दिया। उसके बाद प्रियंका जी के साथ हाथापाई हुई। करीब 500 कांग्रेस वर्कर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई है, जर्नलिस्ट पे भी एफआईआर हो रही है। योगी सरकार के इस रवैये पर क्या कहेंगे सर? पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है,
मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता।